हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मालवा के परमार वंश के बारे में। दोस्तों, मालवा का जो परमार वंश है, ये वही वंश है जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा जो हैं वो है राजा भोज। तो आज हम उनके जो वंश है उनके बारे में पढ़ेंगे और इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये जो मालवा के जो परमार वंश है वो राष्ट्रकूटों के सामंत रहे हैं। और कुछ बुक्स ये मानती हैं कि ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन अधिकांश विद्वान जो है उनका जो समर्थन है वो इस बात पर है कि ये लोग जो हैं वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। और इस वंश का जो संस्थापक है उसका नाम था उपेंद्र, और इसी का दूसरा नाम हमको मिलता है कृष्णराज। ठीक है। लेकिन इसी वंश में एक नाम और आता है जिसका जो कि इस वंश के एक और बहुत ही प्रतापी राजा है जिनका नाम है सियक द्वितीय। इसी का दूसरा नाम है हर्ष। तो इन्होंने क्या किया, इन परमारों को राष्ट्रकूटों की अधीनता से स्वतंत्र कराया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सियक द्वितीय जो हैं वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, क्योंकि इन्होंने ही इन्हें राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया था। सियक द्वितीय जो हैं, इनका जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया हर्ष है। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र था मुंज और दूसरे पुत्र थे सिंधुराज। ये जो मुंज हैं, इनकी उपाधि थी दोस्तों वाक्यपति, इसलिए इन्हें वाक्यपति मुंज भी कहा जाता है। और एक बात और आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि इन परमार वंश के जो राजा थे उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी। फिर बाद में आप देखेंगे कि जो हमारे राजा भोज आते हैं उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो उज्जैन से कहाँ ट्रांसफर कर ली थी, धार को। तो हम बात करते हैं वाक्यपति मुंज के बारे में। तो वाक्यपति मुंज एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इस बात का पता हमें इस बात से चलता है कि इन्होंने क्या किया, जो चालुक्य नरेश है चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय जो है उसको 6 बार युद्ध में हराया, और 7वीं बार ये क्या हो गया, ये खुद युद्ध में उनसे हार गए। 7वीं बार खुद ये युद्ध में जो है उनसे हार जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, तैलप द्वितीय ने फिर इनको युद्ध में क्षमा नहीं किया और वहीं पर इनकी हत्या कर दी। तो इसके बाद होता यूँ है कि मुझ तो हार गए। अब इनके बाद इनके जो छोटे भाई है सिंधुराज जो है वो राजा बन जाते हैं, और इन्हीं सिंधुराज के जो पुत्र हैं वो है हमारे राजा भोज। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो मुंज हैं, वाक्यपति मुंज एक शक्तिशाली राजा थे। और जिस प्रकार राजपूतों में जो परंपरा होती है कि अपने जो शत्रु है अगर वो युद्ध में हार जाता है तो उसको क्षमा करने की, उसी को इन्होंने बखूबी निभाया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो परमार वंश है हमारा, ये भी क्या है, एक राजपूत वंश है। इनके बारे में एक कुछ इतिहासकारों का कथन है, यह मानना है कि जो मुंज है उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि ये गोदावरी नदी जो है उसको पार करके तैलप द्वितीय के राज्य में जाकर इन्होंने क्या किया, उनसे युद्ध किया। और इनके जो मंत्री थे उन्होंने इन्हें यानी कि वाक्यपति मुंज जो हैं उनको ऐसा करने से मना किया था, लेकिन इन्होंने इस बात को ना मानी और गोदावरी नदी को ये पार करके जो है वो चले गए। और अंत में आप जानते हैं कि इनकी फिर हार हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों वाक्यपति मुंज का जो है जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन मुंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने मुंज सागर झील का जो है निर्माण कराया था। कहाँ पर, धार में। तो मुंज सागर क्या है दोस्तों, एक झील है जिसका निर्माण इन्होंने कहाँ कराया है, धार में कराया है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि बाद में राजा भोज भी जो आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो झीलों का निर्माण करवाते हैं। तो यानी कि ये जो है इनके कहीं ना कहीं राजा भोज के कल्चर में ही ऐसा था, उनकी संस्कृति में ही ऐसा था, क्योंकि उनके पहले के भी राजा महाराजा जो है वो झीलों का निर्माण कराते थे, तो राजा भोज ने भी करवाया है। फिर हम बात करते हैं राजा भोज के पिताजी यानी कि सिंधुराज के बारे में। तो सिंधुराज जो हैं इनकी दोस्तों उपाधि थी सहसांक। क्या नाम था इनकी उपाधि का, सहसांक। इसलिए इनके एक राज्य कवि हुए हैं दोस्तों जिनका नाम है पद्मगुप्त। इनके राज्य कवि का नाम जो है पद्मगुप्त। हालांकि पद्मगुप्त जो है दोस्तों वो मुंज के दरबार में भी रहते थे। ठीक है। तो इनके जो राज कवि थे उनका नाम था पद्मगुप्त, और पद्मगुप्त ने एक रचना की है जिसका नाम है नव सहसांक चरित्रम। तो ये बेसिकली ये जो बुक है वो किसके बारे में दोस्तों, सिंधुराज के बारे में है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि नव सहसांक चरित्रम के लेखक कौन है, तो लेखक है दोस्तों पद्मगुप्त। फिर अब हम बात करेंगे दोस्तों राजा भोज के बारे में। तो पहली बात तो राजा भोज ने क्या किया कि जो इनकी राजधानी थी उज्जैन, उसको शिफ्ट कर ली कहाँ पर, धार में। राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। कविराज इसलिए कहा जाता था दोस्तों क्योंकि इनके दरबार में 500 से अधिक कवि रहा करते थे, इसलिए इन्हें कविराज कहते थे। फिर राजा भोज का जो समय है वो थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण समय, इनको याद रखिएगा। ये समय 1001 से 1055, और कई बुकों में ये समय मिलता है हमको 1025, या मैं कहूँ कि कई बुकें 1025 तक इनका समय बताती है और कई बुकें 1055 तक इनका समय बताती है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो समय है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी समय आप देखते हैं कि भारत पर
ये समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो भारत है पर मोहम्मद गजनवी का जो है आक्रमण जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार राजा भोज जो हैं वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मोहम्मद जो गजनवी है वो राजा भोज का समकालीन था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राजा भोज के बारे में। तो मैंने आपको जैसा बताया अभी कि इनका जो समय है वो 1001 से लेकर कुछ बुकों के अनुसार 25 मिलता है, तो कुछ के अनुसार 55। तो हम ज़्यादा विवाद में न पढ़ते हुए बस इसको समझ लेते हैं ना। तो आपको मैंने बताया कि ये समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो है वो मोहम्मद जो गजनवी है उसका आक्रमण क्या हो रहा है, भारत पे आ रहा है। और मोहम्मद गजनवी मैंने आपको बताया राजा भोज के समकालीन थे। तो थोड़ा सा अगर हम मोहम्मद गजनवी के बारे में समझ लें तो कुछ चीज़ें हमको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। देखिए जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी के जो पिताजी थे उनका नाम था सुबख्तगीन। जो सुबख्तगीन है, तो सुबख्तगीन जो है इनका युद्ध होता है जयपाल के साथ। जयपाल कौन है दोस्तों? तो जयपाल है गुर्जर प्रतिहार शासक। तो जयपाल ने क्या किया, सुबख्तगीन को हरा दिया। ठीक है, जयपाल ने सुबख्तगीन को हरा दिया और इसके बाद सुबख्तगीन जो है वो वापस चला गया। और इसी चीज़ का बोलते हैं कि वो बदला लेना चाहता था मोहम्मद गजनवी, किसके साथ? जयपाल के साथ। तो वो जयपाल से युद्ध करता है और वो जयपाल को क्या करता है, युद्ध में हरा देता है। तो समझ रहे हैं आप? तो जयपाल युद्ध में क्या हो गए, ये हार गए। तो इसके बाद क्या होता है कि इस बात का जयपाल को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई मैंने जिसके बाप को हराया उसके लड़के ने क्या किया, मुझे ही हरा दिया। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, अपना जो इतना भी राजपाट था वो आनंदपाल को सौंप देते हैं और वो खुद कहाँ चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बोलते हैं नदी में कूद कर इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ऐसा बोला जाता है। अब बात आती है आनंदपाल के बारे में। तो अब आनंदपाल जो हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है, गुर्जर प्रतिहार भी क्या है, राजपूत शासक हैं। तो अब राजपूत शासक हैं यानी कि जितने भी राजपूत हैं उनके लिए मोहम्मद गजनवी एक बहुत बड़ा खतरा समझ में आता है। तो वो क्या करते हैं, मोहम्मद गजनवी से निपटने के लिए एक सन 1008 की बात है ना, सन 1008 में जितने भी राजपूत शासक जो हैं वो एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं। और इसी संयुक्त सेना में जो हमारे राजा भोज हैं, उन्होंने भी अपनी एक जो सेना है वो भेजी थी। लेकिन ये जो मोहम्मद गजनवी है वो क्या करता है, इस संयुक्त सेना को हरा देता है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये जो मोहम्मद गजनवी है कितना शक्तिशाली शासक था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गजनवी ने कभी राजा भोज से लड़ाई नहीं की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, बस इन दोनों समकालीन थे। हालांकि राजा भोज ने अपनी एक सेना की जो टुकड़ी है वो इस राजपूत जो संयुक्त सेना थी उसमें भेज दी थी जो मोहम्मद गजनवी का सामना करती, लेकिन ये सेना भी क्या हो गई, संयुक्त सेना मोहम्मद गजनवी के सामने हार गई। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात कर रहे हैं राजा भोज के बारे में। तो देखिए ये है राजा भोज की धारा नगरी। यहाँ आप देख सकते हैं इन्हीं के समकालीन कौन कौन से वंश हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंदेल वंश इनके समकालीन। यहाँ पर आप देखते हैं चंदेल वंश यानी कि कौन से, बुंदेलखंड के चंदेल। और नीचे आप बात करते हैं ये है कलचुरी मतलब हमारे जो त्रिपुरी है यानी कि आज का जबलपुर मान लीजिए, तो वहाँ के जो कलचुरी वंश है वो यहाँ राज कर रहे हैं। जस्ट नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर है कल्याणी के चालुक्य। और गुजरात में आप बात करते हैं सोलंकी राजा भी कुछ नहीं है, ये जो चालुक्य वंश है, ठीक है, उन्हीं की क्या है, एक शाखा है गुजरात के, तो इसलिए इनको सोलंकी राजा बोलते हैं। और इन्हीं राजाओं की जो राजधानी रही है अनिलवाड़ा रही है, इसलिए इन्हें अनिलवाड़ा के चालुक्य भी कहा जाता है। तो राजा भोज ने क्या किया, देखिए कलचुरियों से युद्ध किया है, सोलंकियों से युद्ध किया है, कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध किया है, इवन चंदेलों से भी युद्ध किया है। ठीक है, तो इन्होंने इन लोगों को हराया, कल्याणी के चालुक्यों को हराया है, सोलंकी राजा को हराया है, इवन कलचुरी के राजाओं को भी हराया है। लेकिन जो राजा भोज थे वो चंदेलों से हार गए थे, क्योंकि उस समय यहाँ का जो राजा था विद्याधर चंदेल था। कौन था? विद्याधर चंदेल। तो विद्याधर चंदेल जो है दोस्तों एक बहुत ही शक्तिशाली राजा माना जाता है, तो जिन्होंने बोलते हैं कि राजा भोज को भी युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, लेकिन राजा भोज आप देखेंगे तो बाकी सब पर भारी पड़ते हैं। फिर अंत में होता क्या है दोस्तों कि ये जो सोलंकी राजा है यानी कि अनिलवाड़ा के जो चालुक्य है, यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था भीम प्रथम। ये एक कमजोर शासक था और इसने क्या किया, जो कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण, तो लक्ष्मीकर्ण कौन है दोस्तों, कलचुरी शासक है, तो इसके साथ मिलकर एक संयुक्त सेना का गठन किया और राजा भोज की जो धार नगरी उस पर हमला कर दिया। अब इस समय ऐसा है कि राजा भोज जो है ना काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो वो इसका सामना नहीं कर पाए और इस युद्ध में उनकी क्या होती है, हार हो जाती है। फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया, धारा नगरी को बहुत बुरी तरीके से लूटा। लेकिन बाद में इन दोनों का भी क्या हो गया, विवाद हो गया इस क्षेत्र के अधिकार को लेकर। तो फिर दोनों ही क्या किए, क्षेत्र को छोड़कर अपने अपने रास्ते चल दिए। तो इस प्रकार राजा भोज का जो गौरवपूर्ण इतिहास था वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर इस युद्ध के कारण समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी हम और राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी थी, उसके बारे में बात करेंगे।
लेकिन एक बात और जो बता देना चाहता हूँ, ये जो राजा ये जो लक्ष्मी कर्ण है, इसको दोस्तों हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदू नेपोलियन। ठीक है, इसको हिंदू नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि जिस तरह की नेपोलियन युद्धों में जीवन भर युद्धों से लड़ता रहा है, तो उसी प्रकार ये भी लक्ष्मीकरण जो है ये जीवन भर ये भी युद्ध लड़ता रहा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी कर्ण को। अब बाकी का जो लेक्चर है हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम राजा भोज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।